आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में स्वागत है। बच्चों, आज हम सब 10th की साइंस पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, 10th साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ये चैप्टर 1 का नाम है। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं या समीकरण जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि अभिक्रियाएं क्या है। तो चलिए जानते हैं अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो अभिक्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन गुण तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः देख लेंगे। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन गुण तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है भौतिक अभिक्रिया। नंबर 2 है रासायनिक अभिक्रिया। और नंबर 3 पे जैविक अभिक्रिया। जैविक अभिक्रिया का विस्तृत अध्ययन हम लोग बायो में करेंगे जब बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। उसके पहले भौतिक अभिक्रिया तथा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो भौतिक अभिक्रिया। चलिए भौतिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भौतिक अभिक्रिया क्या है? तो नंबर 1 पे भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया क्या होती है या इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले इसकी
डेफिनेशन देखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा आणविक संरचना में परिवर्तन ना हो उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद प्रमुख भौतिक परिवर्तन देखेंगे। प्रमुख भौतिक परिवर्तन यानी वस्तुओं में प्रमुख भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में नंबर 1 पे आता है अवस्था परिवर्तन। और नंबर 2 पे आता है आकार तथा आकृति परिवर्तन। नंबर 3 पे आता है रंग परिवर्तन। नंबर 4 पे आता है ताप परिवर्तन। और नंबर 5 पे आता है चुंबकत्व। आदि भौतिक परिवर्तन है। तो यदि अवस्था परिवर्तन की बात किया जाए तो आप लोगों के 9th में बताया गया होगा पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव और गैस। उसके अंतर्गत भी वस्तुओं में कई परिवर्तन होते हैं। जैसे अवस्था परिवर्तन की यदि बात की जाए तो गलन, उसके बाद वाष्पन, उसके बाद आसवन, अगला संघनन, उसके बाद हिमायन। यदि इसके एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए तो पानी रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पानी, या जिसे H2O कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो यदि पानी की बात किया जाए, H2O की बात किया जाए,
तो गलन, वाष्पन, आसवन, संघनन, हिमायन को समझने के लिए वाटर को सॉलिड स्टेट में रख सकते हैं, यानी जल को जब ठोस अवस्था में रखा जाएगा तो उसे बर्फ़ के रूप में रख सकते हैं, आइस के रूप में रख सकते हैं। तो जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो वो धीरे धीरे गलने लगता है। उसके बाद गलने के बाद वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। वाष्पन के बाद वो धीरे धीरे आश्वित होता है। आश्वित के बाद वह धीरे धीरे संघनित होता है। संघनित के बाद वह धीरे धीरे जमने लगता है, अर्थात फ्रीजिंग होने लगती है। यानी कहने का मतलब, यदि बर्फ़ को गर्म किया जाए तो सबसे पहले वो गलेगा, यानी द्रव में कन्वर्ट होगा। द्रव के बाद वह वाष्प के रूप में बदल जाएगा। उसके बाद आश्वित हो जाएगा। आश्वित के बाद पुनः संघनित होगा। संघनित के बाद पुनः फ्रीजिंग होगा, यानी हिमायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि अवस्था परिवर्तन की बात किया जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है H2O, या जिसे जल या बर्फ़ के रूप में उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद अन्य अवस्था परिवर्तन की बात किया जाए तो ये क्रिया आती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऐसा पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इस पे रखेंगे, उदाहरण में इसमें कपूर, आयोडीन, आदि रखा जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब, ऊर्ध्वपातन अपक्रिया की यदि बात किया जाए तो ऐसा पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन आदि। उसके बाद यदि आकार और आकृति की बात किया जाए, नंबर 2 पे अवस्था परिवर्तन का आकार और आकृति की यदि बात किया जाए तो आकार और आकृति का परिवर्तन में जब किसी धातु पर आघात किया जाता है, यानी आघात करने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो यदि किसी धातु पर आघात किया जाएगा तो उसका आकार भी बदलेगा और उसकी
आकृति भी बदलेगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई धातु लिया जाए और उसको बलपूर्वक टेढ़ा किया जाए तो वह अपनी पहले की मुद्रा में ना रहते हुए वो टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद यदि आकृति की बात किया जाए तो आकृति में किसी धातु पर यदि आघात किया जाए, जैसे मान लीजिए सल्फर हो गया, या रख सकते हैं आयोडीन, तो इस पे जब आघात किया जाएगा तो ये क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाएगा, क्रिस्टल में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि किसी धातु पर आघात किया जाएगा तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, और यदि किसी धातु पर या पदार्थ पर आघात किया जाएगा तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। उसके बाद नंबर 3 पे रंग परिवर्तन की यदि बात किया जाए, रंग परिवर्तन की यदि बात किया जाए तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ज्वाला में जलने के बाद, यानी बर्नर की जो ज्वाला होती है उस पर यदि उनको जलाया जाए तो वो विभिन्न प्रकार के रंग देते हैं। जैसे प्लेटिनम की तार को यदि ज्वाला के साथ जलाएं, जैसे प्लेटिनम की तार को ज्वाला में जलाने पर लाल रंग देता है। ऐसे विभिन्न पदार्थ हैं जिनको ज्वाला में जलाएंगे तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देंगे। उसके बाद यदि ताप परिवर्तन की बात किया जाए तो किसी भी पदार्थ में यदि विद्युत धारा, किसी पदार्थ में विद्युत धारा को यदि प्रवाहित किया जाए तो उसमें ताप की वृद्धि होगी। पुनः यदि विद्युत धारा को बंद कर दिया जाए तो पुनः उसका ताप घटने लगता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी पदार्थ को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके ताप में वृद्धि होती है, और यदि विद्युत धारा बंद कर दिया जाए तो उसका ताप घटने लगता है। उसके बाद यदि चुंबकत्व की बात किया जाए तो साधारण लोहे की बात किया जाए, साधारण लोहे की छड़, उसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, लेकिन यदि उसको किसी चुंबक के पास ले जाया जाए या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो वो चुंबकत्व का गुण प्रदान कर लेता है। उसके बाद अगली अवस्था देखेंगे। अगली अवस्था की यदि बात किया जाए तो अगली अवस्था में आती है रासायनिक अभिक्रिया। जो नंबर 2 पे अवस्था है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन देखेंगे।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा आणविक संरचना में परिवर्तन हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अथवा एक डेफिनेशन और देखेंगे इसकी। ऐसी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं के पुनर्गठन से भिन्न पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा आणविक संरचना में परिवर्तन हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरे पे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं के पुनर्गठन से भिन्न पदार्थ का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ प्रमुख रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन प्रमुख रासायनिक परिवर्तन जैसे नंबर 1 दहन। दहन क्या है? पदार्थों की ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया को दहन कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के रिबन को या फीते को, जैसे मैग्नीशियम के रिबन को वायु में यदि दहन करें, वायु में यदि दहन किया जाए, दहन करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे Mg+O2, यहाँ वायु में यानी वायु की उपस्थिति में यहाँ MgO बनेगा। अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ भी 2 बढ़ा देंगे, ये बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं पदार्थों की ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के रिबन को वायु में दहन करें या जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद नंबर 2 पे यदि बात किया जाए तो नंबर 2 पे आता है संक्षारण। संक्षारण या इसे इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं, या इसे एक और नाम से जानते हैं जंग लगना। इसमें क्या होता है चलिए देखेंगे। तो इसमें आयरन को नम वायु में रखने पर आयरन ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। इसे संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहते हैं। अब जैसे यदि आयरन की बात किया जाए तो आयरन को जब नम वायु में रखेंगे तो उस पर आयरन ऑक्साइड की परत जमा हो जाएगी, जिसे संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। अब जंग से बचाने के लिए यानी संक्षारण से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे लोहे को यदि जंग से बचाना है तो उस पर नंबर 1 पे पेंट लगाना, यानी
लोहे पर पेंट कर दिया जाए तो उस पे जंग नहीं लगता है। नंबर 2 पे यदि बात किया जाए तो यसद लेपन, यसद लेपन, यसद लेपन का सेंस ये होता है कि वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे संक्षारण नहीं होता है। नंबर 3 की यदि बात किया जाए तो ग्रीस लगाना, ग्रीस लगाना आदि ऐसी विधियां हैं जिससे संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद प्रमुख रासायनिक परिवर्तन के अगले नंबर की बात किया जाए तो अगले नंबर पे आता है किण्वन, यानी नंबर 3 पे यदि देखा जाए तो नंबर 3 पे किण्वन आता है। किण्वन क्या है इसको जानेंगे। तो इसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का नए यौगिक में परिवर्तन, परिवर्तन को किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और इसमें जो सूक्ष्म जीव भाग लेता है यानी जो सम्मिलित होता है उसे किण्वक कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, दूध से दही बनना, दही बनना किण्वन का उदाहरण है। या दूध का खट्टा होना किण्वन का उदाहरण है। या अगले नंबर पे कह सकते हैं सिरका बनना, सिरका बनना। या फिर मृत अवशेषों का, मृत अवशेषों का सड़ना, ये भी किण्वन के अंतर्गत आता है आदि। उसके बाद यदि नंबर 4 पे रासायनिक परिवर्तन की बात किया जाए तो नंबर 4 पे है संयोजन। संयोजन क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलकर नए पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण करना, निर्माण करना संयोजन कहलाता है। संयोजन कहलाता
है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, या फिर सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं संयोजन दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन कहा जाता है। उसके बाद अगले रासायनिक परिवर्तन की यदि बात किया जाए तो अगला रासायनिक परिवर्तन है अपघटन। अगला रासायनिक परिवर्तन है यानी नंबर 5वां जो रासायनिक परिवर्तन है वह अपघटन। अपघटन क्या होता है? तो उसमें एक ही पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में विघटित होना अपघटन कहलाता है। अपघटन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। या फिर जिंक कार्बोनेट ये अपघटित होके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में विघटित होना अपघटन कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ है और यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो गया है। यहाँ जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो गया है। इसके बाद अगले चरण की यदि बात करें तो ये जो रिएक्शन दिख रही है, यानी किसी भी अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए एक बेस पॉइंट की आवश्यकता होती है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण का डिस्कशन हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग नए विजिट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।